कॉमन आयन इफेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें आयंस कॉमन हुए होंगे। कैसे कि अभी आप देखिएगा कि इस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एसिड, इस तरीके से ये टूटा, इसमें कुछ आयंस बने। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रिएक्शन में हो रहे होते हैं, उनका एक पेयर होता है और उस पेयर के कारण से एक ले चेटेलियर प्रिंसिपल लागू होता है और वो क्या करता है कि उसका ब्रेकिंग को कम कर देता है, रिएक्शन को वापस बैकवर्ड तरफ से कर देता है, जाने को मजबूर करता है। चाहता नहीं है, चाहती तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही है, बट वो आयंस बढ़ने के कारण ऐसा होता है। कैसे? सिंपल सा देखिए कि ये एक रिएक्शन है, सिंपल। एक एसिटिक एसिड इस तरीके से ब्रेक होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ठीक है, इक्विलिब्रियम आएगा, ये भी सही है। ओके, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, ये भी सही। अब हो क्या रहा है कि अगर हम किसी और रिएक्शन के थ्रू एसीटेट आयन को इसमें डाल दें, ठीक है ना, मतलब एक रिएक्शन हो रही है एक पोर्ट में, ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें H प्लस है, एसीटेट आयन है, और ये रिमेनिंग एसिटिक एसिड भी है। ओके, अब मैं क्या किया है कि कुछ एसीटेट आयन और डाल दिए अंदर, बाहर से कहीं से लाके। अब क्या हुआ, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। बढ़ने के कारण से ले चेटेलियर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर क्या होगा, वापस से, क्योंकि ये बढ़ गया तो ये H प्लस से रिएक्ट करेगा, CH3COOH का मेकिंग फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा बनेगा। जब रिएक्टेंट को बनना था प्रोडक्ट, पर अब क्या हो रहा है, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, वापस H प्लस से करके एसिटिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जा रही है। ठीक है ना, तो एडिशन ऑफ द एसिटेट आयन टू एन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन से रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस। अब H प्लस की कंसंट्रेशन क्यों कम पड़ी, क्योंकि हुआ यूँ कि एसिटेट आयन बढ़ा बढ़ा, ये तो आपके पास पहले से थे और आ गए, और जितने थे उन्होंने H प्लस से रिएक्ट किया और ये बनाया। अब मैं तो एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ तो इसकी इसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं हो रहा है, जो आ रहा है वो H प्लस से रिएक्ट करके जा रहा है। इसका मतलब ये तो मेंटेन रहेगा पर इसकी कंसंट्रेशन कम पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम पड़ेगी, और ये वाली तो मेंटेन रहेगी, और ये वाला बन जाएगा, बैकवर्ड तरफ से होगा या लेफ्ट तरफ रिएक्शन मूव करेगी। ये सारे रिजल्ट्स इसमें निकलेंगे, सिंपल। ये फिर वही बात बोल रहा है, ये सेकंड केस क्या कह रहा है, ये भी वही चीज़ है कि इसमें भी ये क्या कहा गया, एच पेन आयन को और ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो H प्लस आयन का एडिशन होगा तो क्या होगा, तो ये संख्या बढ़ी है तो वो एसिटेट आयन से फिर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ले चेटिलर प्रिंसिपल दोनों ही केस में लगेगा। वो कह रहा है कि अगर ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ ये चीज़ बढ़ेंगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगा ही करेगा। इसीलिए क्या लिखा है, ये इक्विलिब्रियम फिर भी मूव करेगा, और अनडिसोशिएटेड, ये है अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड की तरफ वो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम बस कुछ नहीं है, जब से आप रिएक्टेंट बढ़ या अब ये बढ़ेगा तो वो इधर जाएगा ही जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, कोई लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जो पहले जिसको नहीं डाला जा रहा है, जिसको डाला जा रहा है उसकी तो कंसंट्रेशन बढ़ा ही रहे हैं हम, तो वो लिमिटिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा। जो दूसरा वाला है वो आयन लिमिटिंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे इससे पहले क्या था, H प्लस आयन का लिमिटिंग था। ठीक है, अब इस पीपीटी में देखिए क्या है, इसमें लिखा है कि द सप्रेशंस, इस किसका सप्रेशंस ऑफ इन डिसोसिएशन। सप्रेशन इन डिसोसिएशन क्या होता, मीनिंग कि डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। और ये किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही होगा। स्ट्रॉन्ग पे ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उसका नेचर ही है 100% डिसोशिएट होना। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम की ही बात नहीं करता है, तो वीक ही की बात करेंगे हम। स्ट्रॉन्ग पे ये सब चीज़ें लागू नहीं होती है। और एक और बात, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो मिलाएंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है ना, और इससे क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कैसे होगा, एक एग्जांपल और देखते हैं।
HCN और KCN, हमने ये दो चीज साथ साथ मिलाई। HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल। वो किस तरीके से टूटेगा, H+ और Cn-, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रॉन्ग कौन है, KCN। अब आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग हम कैसे बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन ये है कि इनसे बना हुआ ये केटायन और एनायन, या तो केटायन स्ट्रॉन्ग से आए या एनायन स्ट्रॉन्ग से आए या दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आए। जैसे यहाँ से K+ कहाँ से आ रहा होगा, K+ KOH से बना हुआ है। अगर इसको अगर डाल दिया जाए ना इसको पानी में, तो एक तो KOH बनेगा और एक HCN बनेगा। HCN तो चलो ठीक है वीक है, लेकिन KOH से जो आया है ये K, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस था। अब आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सारे मेटल्स देख लीजिए, उसके ऑक्साइड बनाइए या हाइड्रोक्साइड बनाइए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। तो ग्रुप 1 में ही तो के है, इसका हाइड्रोक्साइड KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये के वहीं से आया है। तो आपको स्ट्रॉन्ग जो हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग कैसे डिसाइड होगा, या तो केटाइन या फिर एनाइन या फिर दोनों किसी स्ट्रॉन्ग से आए हो, है ना। तो यहाँ पे KOH से आया हुआ है ये, और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग का नाम दिया गया। अब ये स्ट्रॉन्ग हुआ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई, जैसे ही हमने ये पहले से था ये और आया KCN और डाला गया तो CN की कंसंट्रेशन बढ़ी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% टूटेगा, या 99 95 तो टूटेगा ही। पर HCN वगैरह इतना नहीं होगा, वो तो 60 70 टूट जाए काफ़ी है। CN की कंसंट्रेशन बढ़ी तो ये CN ने इसको डिस्टर्ब किया। यहाँ CN की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इन्होंने क्या किया, HC इससे रिएक्ट करके HCN बनाना शुरू किया। तो हम लगातार CN बढ़ाते जा रहे हैं, उससे जितना H+ है उतना सारा यूज हो जा रहा है, और सारा क्या हो जा रहा है, HCN में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब बैकवर्ड तरफ रिएक्शन जा रही है, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रही है, सिंपल। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, H+ कम पड़ जाएगा। CN तो आप रेगुलर आप पुट करते जा रहे हो, यहाँ से CN आता जा रहा है, बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, H+ कंसनट्रेशन कम पड़ जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड तरफ जाएगी या रिएक्शन लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। इस तरीके के कंक्लूजन आप निकालेंगे, और इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉमन आयन इफेक्ट। सिंपल, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ये ना, ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जब तक टूटेगा नहीं, ज़्यादा देगा नहीं, उस तब तक ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी नहीं, है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड तरफ से। इसका कारण क्या है, ले चैटेलियर प्रिंसिपल, और वो कहता है कि ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उस केस में ये मूव करेगा बैकवर्ड तरफ, ठीक है ना, सिंपल। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया NH4OH और NH4Cl। अच्छा वीक इसमें किसको माना जाएगा, इसमें वीक इसको माना जाएगा और इसको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब इसका बनेगा तो वो HCl पानी में डालोगे तो इससे क्या बनेगा, HCl, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने क्या कहा था, या तो एसिड आए स्ट्रॉन्ग से या फिर बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से इसके केटायन एनायन आए तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ HCl के कारण से ये स्ट्रॉन्ग है। अब हो क्या रहा है, NH4OH इस तरीके से डिसोशिएट हुआ, NH4 आयन आया, NH4Cl जो 100% डिसोशिएट होगा और ये आयन बनेंगे। ये आयन बनने से क्या प्रॉब्लम आया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अमोनियम का कंसंट्रेशन बढ़ने से वो फटाफट OH से रिएक्ट करेगा और NH4OH बनाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड तरफ जाएगी, सिंपल। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड तरफ। हमने अभी यही तो बोला था कि बैकवर्ड तरफ शिफ्ट होगा, हो गया। और इसका कारण क्या था, ले चैटेलियर प्रिंसिपल, ये इस बनना था, लेकिन डिसोसिएशन अब क्या हो गया, क्योंकि अमोनियम बढ़ा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जितना अमोनियम बढ़ रहा है उतना OH से रिएक्ट करके ये बना दिया। अमोनियम तो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ पर OH तो नहीं डाल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके अंदर OH की कंसनट्रेशन कम पड़ जाएगी, क्योंकि अमोनियम तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आगे शिफ्ट कर जाएगा, उसको बैकअप देगा, पर OH का तो कोई बैकअप नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा है OH की कंसनट्रेशन कम होगी। यही कॉमन आयन इफेक्ट है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर, इसमें भी लगभग वैसा ही कंसेप्ट है। क्या कह रहा है ये,
ये कह रहा है कि बफर सॉल्यूशन वो होता है जो किसका मिक्सचर है, दो चीज़ों का, दोनों ही सॉल्ट है, ठीक है। पर इसके मिक्सअप होने से इसके बाद में अगर पीएच में जैसे एसिड मिलाया, थोड़ा सा इसमें एसिड मिला दो तो भी इसका पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बेस भी मिलाओगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे सॉल्यूशन जो कि जब पीएच मिलाओगे तब भी अपने आप को उसका पीएच को बढ़ने से या कम होने से रेजिस्ट करते हैं, या बेस मिला रहे हो तब भी रेजिस्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में वो पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हैं। पर उसका कारण है ये मिक्सअप, और वो मिक्सअप भी एक स्पेसिफिक है जो मैं नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगा। इसमें हो क्या रहा है, सिंपल सी डेफिनेशन देखिए। ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस है, बिल्कुल सही है, दो का ये चेंज जो पीएच में जो चेंज हो रहा है इसको रेजिस्ट करते हैं। कब? जब या तो इसको डाइल्यूशन करेंगे या कुछ स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाएंगे या स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाएंगे। और इन सॉल्यूशंस का जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पीएच को, ठीक है ना। और इस ये मतलब बहुत सारे इससे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना। अब आपको एग्जांपल से, आपकी सब बॉडी में ब्लड है, ब्लड का पीएच लगभग 7.4 के आसपास रहता है। तो क्या हमेशा आप क्या एसिड नहीं खाते हैं? हम नींबू भी खाते हैं, हम बेस भी खाते हैं, हम गोलगप्पे या कोई भी और चीज़ भी खाते हैं जो कि नेचर में ही एसिडिक है। तो आपके ब्लड का पीएच चेंज हो जाना चाहिए। और अगर आपके बॉडी का ब्लड का पीएच चेंज हो गया तो आपकी डेथ हो सकती है। उसका कारण है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो आप में ब्लड जो होता है, यूरिन होता है, ये क्या होता है, इसका जो पीएच को मेंटेन करते हैं। हमारा ब्लड क्या है, बफर सॉल्यूशन है। वो जो पीएच होता है, जैसे मैंने एसिड खाया थोड़ा सा, तो उसको वो कहीं से बेस का सॉल्यूशन हमारे उसमें ऐड करेगा, उसके बाद में उसको ख़त्म कर देगा उसकी जो एसिडिक नेचर को। या बेस होगा तो वो एसिड मिला के ख़त्म करेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि नॉलेज ऑफ पी के ए ऑफ द एसिड एंड पी के बी ऑफ बेस बाय कंट्रोलिंग द रेशियो ऑफ द सॉल्ट एंड एसिड। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में एग्जांपल्स। ये कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बफर, स्ट्रॉन्ग बेस बफर, वीक एसिड बफर, वीक बेस बफर, है ना। ये चार तरीके होते हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं। हमारी बुक में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, बताता हूँ। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन हल्की सी समझ में आएगी। क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन होगा वो रेजिस्ट करेगा पीएच को। कब? जब हम स्मॉल अमाउंट में एडिशन करते हैं एसिड और बेस। ये पहले भी थी। कैसे करेगा? तो बोलेगी ये क्या करेगा कि पीएच जो होता है ना, इसको कांस्टेंट रखता है, फेयरली कांस्टेंट। कब? जब आप इसमें मिक्स कर रहे हो। अब वो कैसे रखता है ये बताते हैं। पहली बात, अगर आपको एसिडिक बफर बनाना होगा तो क्या करेंगे? तो पहली बात, एसिडिक है इसका मतलब ये एसिड होगा, और जो ये वीक एसिड होगा, ये याद रखना, वीक एसिड होगा, और यही वीक एसिड इसको वापस यहाँ जो शोल्ट बना है उसमें भी वापस वीक एसिड से ही बनेगा। वो यहाँ भी वीक एसिड है, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो ये भी एसिड होना चाहिए, ये भी वीक एसिड होना चाहिए, दोनों जगह वीक वीक। तो एसिडिक होगा, इसके पीएच को कम करना है या इसके इफेक्ट को कम करना है, तो आपको बेस कहाँ से लाना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस लाना होगा। बहुत सिंपल सा याद करने का तरीका है। वीक एसिडिक, वीक एसिड, क्योंकि अब अक्सर अपन पूरे में इलेक्ट्रोलाइट वीक लेता है, और ये जो सॉल्ट बना है ये भी वीक एसिड का ही बनेगा। तो दोनों जगह वीक वीक, सिंपल। और इसके जो काउंटर करना है तो बेस को करना है, वो स्ट्रॉन्ग लेना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो इसके पीएच को नहीं बढ़ने देगा। या आपने एसिड मिला भी दिया लेकिन फिर भी वो नहीं बढ़ने दे रहा है, तो वी जो आपका सोल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे बेसिक बफर बनाना होगा तो क्या करूँगा? जैसा कि एसिड में था, ये बेस कैसा होगा? ये बेस होगा वीक, ले लिया वीक, क्योंकि बेसिक है तो ये भी बेस, और ये वीक बेस है तो यहाँ पे भी वीक बेस, सिंपल। अब इसको काउंटर करना होगा तो एसिड कैसा लेना होगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये जो सोल्ट बनेगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये सोल्ट बनेगा। मतलब सॉल्यूशन किसका बनेगा? सोल्ट और वीक बेस, इन दोनों का। इसी तरीके से एसिड में कैसे बनेगा? एसिड में सोल्ट और ये दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। और ये सोल्ट किससे बनेगा? इससे बनेगा। इसमें क्या होगा? बेस में ये बेस और ये सोल्ट, और ये सोल्ट इससे बनेगा। तो दो तरह के बफर आप याद करिए। एग्जाम्पल देते हैं आपको एक।
कि किस तरीके से हम एसिडिक बफर के एग्जाम्पल दे दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि ये भी क्या होना चाहिए, वीक एसिड। तो ये सारे एग्जाम्पल वीक एसिड के हैं। सिंपल, ये अक्सर आप पढ़ते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में। अब ये जो शोल्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वाले सारी चीज़ें उसी के बनी हुई है। अब आप बोलोगे बेस आप स्ट्रॉन्ग कैसे मानेंगे, अभी भी मैंने बताया ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। जैसे ये वाली चीज़ देखो, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप बोलेंगे ये कैसे बना, ये बताते हैं। CH3COONA, इसको बाय हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH, और ये क्या बनेगा, NaOH। सिंपल। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ये वीक एसिड चाहिए। सिंपल। NaCN कैसे बनेगा, तो इसको क्या है कि पानी में डाल दीजिए बस, NaOH होगा और HCN बनेगा। ये वीक है और ये देखो NaOH स्ट्रॉन्ग है। ये वाला आपको सॉल्यूशन चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, है ना। समझ में आया। K2SO4 इसका मतलब क्या है, ये KOH से बना है। KOH ये रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, H2CO3 है। ये तो वैसे वीक एसिड है, और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ तक आपको ये समझा दिया। ये चीज़ अगर याद रहेगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक बात आपको बता ही दिया, ये वीक होगा एसिड एसिड, और ये भी एसिड वीक होगा। और इसी का आप जस्ट अपोजिट कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, बेसिक बफर के बारे में हो जाएगा। बेसिक बफर में क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वीक बेस करना है, यहाँ पे वीक बेस करना है और स्ट्रॉन्ग एसिड करना है। सिंपल, है ना। और एसिड में हम कौन सा, HCl, H2SO4, HNO3, इस तरह के एसिड करेंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। ये मेथड हमने कहा एसिडिक बफर में हमने क्या लिया, ये लिया, पर इसकी कंसंट्रेशन याद रखना कि किस तरीके से लेते हैं। कैसे, मैंने इसकी ली है 0.5 m और इसकी 0.1 m। मतलब लिमिटिंग कौन होगा, जो कंसंट, जैसे अभी कितने 1 मोल चाहिए, मैंने इसके मोलर जो कंसंट्रेशन है वो अनइक्वल ली है। पर 0.1 आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये भी इसने इतना भी, ये इतना वर्क हुआ, इतना यूज़ हो गया, इतना बन गया, पर रियल में ये तो अब नील हो गया। तो ये पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अब सॉल्यूशन में क्या बचेगा, ये बचेगा कितना, 0.4। इसके बाद में ये शोल्ड बचना चाहिए, ये कितना बचा, इतना बना है इतना। अब सॉल्यूशन में क्या रहेगा, मैंने कहा था ना वीक एसिड रहे और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे, केवल ये हट जाना चाहिए, जबकि सॉल्यूशन बनाते समय ज़रूरी था। ये 100% डिसोशिएट होकर तभी ना इसने रिएक्ट करके ये बनाया है। और जितना कंसंट्रेशन रहा इसका कम ही, इसका लेस लेंगे तभी काम चलेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। और ये जितना है इतना कर लिया, उसके बाद में इतना बच गया, तो सॉल्यूशन में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। और तभी तो सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, दो तरह को सॉल्यूशन चाहिए। तो अब ये कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, कि अब रियल में सॉल्यूशन में क्या बच गया है, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, है ना। वीक एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनका यूजेस देखिए आप, इसमें होता क्या है कि जब भी आपने ये सॉल्यूशन बन गया, ये इस तरीके से टूटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसी तरीके से। ये किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से ब्रेक हुआ, ब्रेकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं, हमने कहा कि हमने अमाउंट मिलाया एसिड का बहुत थोड़ा सा। जैसे एसिड मिलाया मतलब H+ आपने मिलाया, H+ मिलाया तो क्या होगा, लेच एटिलियर प्रिंसिपल वापस से यूज़ होगा। क्या होगा, वापस ये कहेगा कि इन दोनों से रिएक्ट करेगा और ये वापस बैकवर्ड तरफ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, CH3COOH बन गया। तो आपने देखा है कि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि आपको CH3COO- भी तो उसको मेंटेन करना है, तो ये वाला उसका बैकअप दे देगा। और इस H+ को ख़त्म करने के लिए इसे रिएक्ट करके ये पीछे की तरफ जाएगा। तो जितने H+ बड़े हैं वो सब क्या होगा, वापस बैलेंस हो गए। H+ अगर सॉल्यूशन में होंगे तब pH क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, एसिडिक की तरफ जाएगा, 0.0714। तो जितना एसिड बढ़ेगा उतना ये 0 की तरफ जाएगा, मोर एसिडिक की तरफ। पर H+ ही जब आते ही इसे रिएक्ट करके ये बना दिया, तो वो अपना इफेक्ट कहाँ दिखा पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि एसिड मिला है तो भी pH में कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है ना।
और इसको बैलेंस करने के लिए ये आ गया, मतलब ये ज़्यादा टूटा। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम अब क्या कर रहेंगे, बेस मिलाएंगे। चलो कोई बात नहीं। जब आपने इसको बेस को मिलाया मतलब ओ एच आयन आए। ओ एच आयन आए तो ये क्या, सॉल्यूशन में एच प्लस थे तो इन्होंने इसको क्लब किया और पानी बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब वाटर का तो कोई पीएच से रिलेशन है नहीं। ओ एच होंगे तब जाके वो बेसिक पीएच की तरफ ले जाएंगे, मतलब 7 to 14 की तरफ ले जाएंगे। पर जब होंगे तब ना, आते ही वो उसको क्या किया है, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एच प्लस कम पड़ेंगे, ये बात है ठीक है, क्योंकि वो तो एच प्लस और ओ एच माइनस एच टू बना दिया। पर ये कम, जो कम हो रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, उससे और ज़्यादा डिसोसिएशन होगा इसका। उस केस में क्या होगा, एच प्लस को बैकअप दे देगा, ठीक है ना। उस केस में एच सी एस सी सी डब्ल्यू ज़्यादा टूटेगा। ज़्यादा टूटेगा तो क्या होगा, वापस से क्या होगा, वो एच प्लस वापस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। पर पीएच पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। क्यों, क्योंकि ओ एच को भी इफेक्ट ख़त्म कर दिया और एच प्लस जो आ रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो मेन काम तो इसी से होना था, एच प्लस से, तो ये भी कर दिया, ये भी न्यूट्रल कर दिया। उस केस में पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं हम बफर सॉल्यूशंस। तो मतलब दोनों को मिलाकर ये बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये ब्रेक कैसे हुआ, वर्किंग कैसे हुआ, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है।